चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिशन। एनआईएसएम सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव्स क्लियर करने का है। इसके लिए हम मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ दो मॉक टेस्ट शेयर कर चुका हूं। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर is higher than that of a non-clearing member, state whether true or false। क्लियरिंग मेंबर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो यहां पर ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मिस्टर सूर्यवंशी परचेसेस बॉन्ड एट 130.50 in the spot market and simultaneously buys a put option on the same bond with a strike price of 130.50 for a premium of 0.20। Calculate Mr. Suryawanshi's net payoff if the bond price is 130 at the options expiry। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको जो बताऊंगा आपको उसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाए। ऑप्शन ए -0.50, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन नंबर सी -0.20 और ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसको अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले आप एक प्लस का साइन बनाओगे क्योंकि आपने परचेज किया है। कितने में परचेज किए हो? आपने 130.50 में परचेज किया है। इसके बाद आपने पुट भी परचेज किया है। कितने का परचेज किया है? 130.50 का आपने पुट परचेज किया है। पुट कहता है मार्केट नीचे जाएगा। ये बनाना बहुत जरूरी है, देखने में आपको ऐसा लगेगा लेकिन बनाना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग की बैटरी या प्रोसेसर कम यूज होगा। प्रीमियम आपने 0.20 खर्चा किया है। अब क्या हुआ? प्राइस गिरकर आ गई 130। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले, क्योंकि आपने 130 में खरीदा है, 130.5 में, और प्राइस आ चुकी है 130, यानी आपको 0.50 का लॉस है। दूसरा, आपने पुट खरीदा था, आपने कहा था मार्केट नीचे जाएगा। क्या मार्केट नीचे गया? बिल्कुल गया। कितना गया? 130 गया। तो आपने 0.50 कमाया, लेकिन आपका ये खर्चा है, पुट का प्रीमियम खर्चा है। तो जब आपने उस खर्चे को हटाया तो आपका गेन हुआ 0.30। तो गेन कितना हुआ आपका? 0.30। तो ये है आपका गेन। 0.50 का लॉस, तो नेट कितना होगा? 0.20 का लॉस। तो वो लॉस हमको कहाँ दिख रहा है? हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी 0.20 का लॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस्टर सिंह एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग करेंसी फ्यूचर्स ट्रेड, buys USD INR and sells Euro INR for an equivalent amount. What view Mr. Singh has executed? A. INR depreciating against USD. B. INR appreciating against USD. C. Euro depreciating against USD. And D. Euro appreciating against USD। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। वो ये कहता है कि आपने इसे बाय किया है और इसे सेल किया, यानी ऑपोजिट पोजीशन है। तो यहां पर आईएनआर आईएनआर कट गया। ये जो नेट पोजीशन बनी वो यूएसडी की बनी और यूरो की बनी। अब मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूं आपको उसको याद रखना है। जब आप बाय यूएसडी कहते हो तो आप कहते हो कि ये रेट ऊपर जाएंगे, और जब आप सेल यूरो आईएनआर कहते हो तो आप कहते हो ये नीचे जाएगा। मैंने आपको बताया आईएनआर आईएनआर पहले ही कट चुका है, तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब आपके पास में चार ऑप्शन नहीं बचे, दो ही ऑप्शन बचे हैं। कौन कौन से? एक यूरो डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएसडी और एक यूरो एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएसडी। अब मैंने आपको जो बना के दिया है डायग्राम, उसमें आपको ये दिख रहा है साफ, यूएसडी बढ़ रहा है यानी अप्रिशिएट कर रहा है, और यूरो डेप्रिशिएट कर रहा है यानी ऑपोजिट होने चाहिए। और तो यूरो एप्रिशिएटिंग तो हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरो डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी।
तो आप देख सकते हो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डायग्राम में पहले ही बना हुआ था। ये बहुत 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 हेल्पफुल है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कारण ये है क्योंकि अगर आप जब इस तरीके से ड्रॉ करते हुए चलते हो ना, तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, आपका माइंड डिविएट नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ ट्रेडर बाइज अ जनवरी एबीसी स्टॉक फ्यूचर्स एट 768, लॉट साइज 1200 है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस इफ ही स्क्वायर्स ऑफ हिज पोजीशन एट 778? अब ध्यान देने वाली बात यह है, 68 पे बाई किया है, 78 में हमने सेल किया है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 10 रुपए का प्रॉफिट है। लॉट साइज कितने का है? 1200 का है। 1200 इंटू 10 करूंगा तो 12,000 आएगा। स्ट्रेट अवे 12,000, 12 लाख, 12,000 और 10,000। तो यहां पर मेरी तरफ से आई वुड बी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सेम आ गया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर है 12,000। आप ए भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारी तरफ से, जिसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो अगर जब ये सही तरीके से दिया होगा, तो ये 12,000 की बजाय जैसे यहाँ पे 5 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो, तो राइट आंसर 3 जीरो वाला है। इस चीज को आपको ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यूजुअली इनकम फ्रॉम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इज ट्रीटेड एज ऑप्शन नंबर ए बिजनेस इनकम, ऑप्शन नंबर बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशनल इनकम, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिजनेस इनकम। जो आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो, अगर आपने हेजिंग नहीं की है, नॉर्मली अगर आपने ट्रेड किया है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में काउंट होगी। आपको नॉर्मल कैपिटल गेन लॉस नहीं लगेगा। बिजनेस इनकम के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो इस चीज को आपको बहुत बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम उस पड़ाव पर हैं जहां पर मैं हमेशा आपसे एक सपोर्ट मांगता हूं कि अगर आपको हमारी मेहनत समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमने जो आपके लिए कंटेंट बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये चीज अभी भी नहीं पता, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कॉमन डेरिवेटिव, कॉमन डेरिवेटिव जो है वो 3 एग्जामिनेशन का मिश्रण है, 3 स्टैंड अलोन एग्जामिनेशन है। इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इनको मिलाकर एक एग्जाम बनाया गया है। 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 50 50 से। तो आपको तीनों बुक पढ़नी है। अगर आप उस तैयारी में मेरी मदद चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे कंटेंट बना के रखे हैं। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव है, इक्विटी डेरिवेटिव के हमने कंटेंट जो बना के रखे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। करेंसी डेरिवेटिव के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इक्विटी डेरिवेटिव में आप देखेंगे तो हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कशन किया हुआ है। और इसके अलावा हमने पेड कोर्सेज बना के रखे हैं, जहां पर आप सारी चीजों को, 500 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, एंड चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सारी चीजों का लिंक हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप जा सकते हो और अपने सारे ऑप्शन अवेल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ करेंसी फ्यूचर्स पोजीशन कॉल्ड? इनिशियल मार्जिन, इनिशियल कैपिटल, पोर्टफोलियो मार्जिन, अकाउंट ओपनिंग मार्जिन। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए इनिशियल मार्जिन। देखिए इनिशिएट, वहीं से आपको पकड़ लेना है इनिशियल मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हायर द स्ट्राइक प्राइस, द प्रीमियम ऑन अ कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जितना दूर का हायर स्ट्राइक प्राइस, यानी जितना दूर का आपका कॉल का प्रीमियम होगा, यानी वो आउट ऑफ द मनी होगा, तो जितना आउट ऑफ द मनी होगा वो उतना सस्ता होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। 8. The conversion factor in physical settlement of bond futures will be A. Same for all deliverable bonds. B. Different of for different deliverable bonds. C. There is no conversion factor in physical settlement. And D. None of the above. याद रखिए, ये बॉन्ड फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का टॉपिक है। तो यहां पर जब ये बात कर रहा है,
तो अलग अलग बॉन्ड्स के लिए जो डिलीवरी पीरियड होगा उस हिसाब से अलग अलग कन्वर्जन फैक्टर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिलीवरेबल बॉन्ड्स। Question number 9. Which of the following best describes the guideline with respect to the nature of agreement that a sub-broker has to execute with his clients? Bipartite agreement between him and his client. Bipartite agreement between him and his client clearly specifying the brokerage to be charged. Tripartite agreement between him, broker, and his client clearly specifying rights and obligation of each party. D. Tripartite agreement between him, broker, and his client clearly specifying the rights of the broker but not his obligation. तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये सब ब्रोकर के बारे में बात कर रहा है, तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तो ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होगा। ऑप्शन ए और बी कट गया, सी और डी बचा। लॉजिकल सोचिए, जब आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो सबके राइट्स एंड ड्यूटीज आपको क्लियरली मेंशन करनी है, ठीक है। तो अगर आपको सबकी राइट्स एंड ड्यूटी क्लियरली मेंशन करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। टाइम डिके इज बेनिफिशियल टू ऑप्शन बायर ए, बी ऑप्शन सेलर, सी ऑप्शन बायर एंड सेलर इक्वली, डी नाइदर द ऑप्शन बायर नॉर द ऑप्शन सेलर। तो याद रखिए, टाइम डिके ये कहता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये हमेशा सेलर के फेवर में आता है, न कि बायर के। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सेलर। तो दोस्तों अब हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए हैं कॉमन डेरिवेटिव्स के लिए। तो याद रखिए, मेरी कोशिश है आप लोगों को कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर कराने की। अगर आप मेरे साथ हैं तो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जो डाउट हो आप मेरे से पूछिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बताइए आप और क्या चाहते हैं मुझसे। मैं आता हूं अगले 10 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो पर।